एंड वी आर बैक विद अनदर सेशन ऑफ साइंस एंड इसके अंदर मैं कवर करने वाली हूँ असर्शन रीजन। क्लास 10th के लिए असर्शन रीजन देखने वाले हैं अब हम इसके अंदर। बेसिकली ये ऐसे असर्शन रीजन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक ही आते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला हमारा जो पोर्शन आएगा वो आएगा फिजिक्स की तरफ से। फिजिक्स की तरफ से उसने बोला है ओम्स लॉ क्या रिलेटेड है, ये ओम्स लॉ के टॉपिक से उठाया गया है। वो बोल रहे हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो अक्रॉस अ कंडक्टर एक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। अगर आपको पता हो इस तरीके का ग्राफ बनता है वी आई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल्स टू आई आर, यही सब होता है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। आज तक हमने यही पढ़ते आए हैं, ओम्स लॉ के अंदर ही यही बात आती है दैट इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप ये बताता है। और क्या बताता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब अगर वी बढ़वा रहा है तो आई भी बढ़ेगा। क्लियर है, वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, यही बताता है वो। तो उन्होंने क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के अक्रॉस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। दैट तो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यस दिस इज वेरी राइट। उसके आगे वो क्या कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो कांस्टेंट रहता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दिस इज ट्रू। दोनों ही बहुत ट्रू है और असर्शन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका रीजन ही है। ठीक है, आगे आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर एक रेट होता है, इट इज द रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंजम्पशन का रेट अगर मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है ये बताता है कि कितने जल्दी या कितने स्पीड से आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है, ये बात बताने का काम इसका होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ कंजम्पशन होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर को आप किससे डिनोट करते हो? P इज इक्वल्स टू वी आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका पावर निकल के आ जाता है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या है? एकदम ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चलो एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेट का बार ही बना लेते हैं पहले। वो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसकी दो डायरेक्शन होएगी। पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा चलो पहले मैं ये भी आपको समझा देती हूँ। एक ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का एक है ये नॉर्थ साइड, एक है ये साउथ साइड। नॉर्थ साइड में से मेरी ये रेज निकल रही है, ठीक है, ये मेरी रेज निकल रही है, ये मेरी रेज निकल रही है, ये मेरी रेज निकल रही है। यहाँ से ये जा रही है साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। याद रखना आउटर मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ वो जाएगी। अब एक बात समझो मेरी, जैसे मान लो ये मेरा वो था मैग्नेट, यहाँ से एक निकल रही है और यहाँ से एक निकल रही है, ठीक है। अगर वो एक इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो क्या होएगा? तो ये यहाँ को चली जाएगी और ये यहाँ को। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ से साउथ में। नॉर्थ से साउथ में वो नहीं जाएंगी, वो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो वो इस तरीके से दो अलग अलग जगहों पे चली गई। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, उसकी हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, याद रखने का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन होती है। वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन पे आते हैं। चलो रिफ्रैक्शन को पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये एक आपका वो है, ये मैंने मान लो नॉर्मल बोल दिया। नॉर्मल ये है हमारा रेयरर डेंसर, रेयरर मीडियम, और ये है हमारा डेंसर मीडियम। जब भी एक कोई भी लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती हैं तो याद रखना वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन आई वाले चैप्टर में बहुत आता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताओ। बस वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है इस वजह से उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला गया। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताओ। तो आपने सुना होगा आपके जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल जिस पोजीशन पे होते हैं उस पोजीशन पे ना दिख के थोड़े से अपेरेंट पोजीशन पे दिखते हैं। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि वो रेयरर मीडियम, मतलब अपने बाहर के मीडियम से अर्थ के अंदर जब एंटर करते हैं तो अर्थ क्या होती है? एक डेंसर मीडियम होता है, जिसकी वजह से ये जो लाइट रेज है ये क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो स्लाइट
मेकेनिकली थोड़ा सा इस तरीके से दिखती है। इसकी एक एक्टिविटी भी होती है, ग्लास में पानी भर लो, उसके अंदर पेंसिल डालो, जब आप उसके अंदर पेंसिल डालेंगे तो वो पेंसिल का जो आपका वो होएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे ऊपर तो ऐसे है, जब ऊपर वो ऐसे है नीचे वो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा आपको, टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड होकर दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लाइट बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल जब वो एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर। तो ये एकदम सच बात है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है। कनकेव मिरर क्या होता है भैया, एक बार बता देती हूँ। कनकेव मिरर को जिस तरीके का मिरर होता है वो कह रहे हैं कनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये एकदम सच बात है, सच्ची रियल और इन्वर्टेड इमेज वो बनाता है। रियल इमेज हमेशा सिर्फ तभी फॉर्म होएगी, रीजन उन्होंने ये बताया है कि रियल इमेज हमेशा सिर्फ तभी फॉर्म होएगी जब आप बियॉन्ड द फोकस रखोगे। जैसे ये मान लो आपका मिरर है, ये आपका फोकस है, वो कह रहे हैं जब आप इसके पीछे रखोगे जस्ट तभी आपकी रियल इमेज बनेगी, जबकि ये सच नहीं होता है। साफ बता दूं मैं आपको, मान लो अगर आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी कहीं पड़ा है, मतलब आउट ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस भी ये कहीं पड़ा हुआ है एट सर्टेन इन्फिनिटी पॉइंट, तब भी आपका मतलब रियल इमेज ही बनेगी। बस वो कहाँ होनी चाहिए, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेकर फोकस के बीच में होनी चाहिए, इन्फिनिटी टू फोकस तक ये होनी चाहिए। आगे आते हैं केमिस्ट्री पे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। वो कह रहे हैं रस्टिंग एक रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले तो आप मेरे से समझो रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब उसके अंदर रिडक्शन भी हो रही हो, जब उसके अंदर रिडक्शन भी हो रही हो और उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों हो रहे होते हैं तब उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, आयरन ऑक्सीडाइज होता है एंड ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है। आयरन को तो ऑक्सीजन मिल रहा है और ऑक्सीजन से रिडक्शन हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब आयरन में जंक लगता है तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि उसके अंदर रिडक्शन भी टेक्स प्लेस कर रही है और ऑक्सीडेशन भी टेक्स प्लेस कर रही है। दैट सिंपल, ओके। एसिड एंड बेसिस, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो समझो मेरी बात। ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ना बेटा आपके जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला और वो इलेक्ट्रोलाइट था HCl, एक एसिड है। इसको मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर रखा है, इस यहाँ पे ना मैंने एक बल्ब लगा रखा है, इस बल्ब के चारों पास से मैंने ये बैटरी वगैरह करंट वगैरह के लिए ये लगा रखे हैं। अब यहाँ पे ना मैंने करंट को दौड़वाया, मैंने जब करंट को दौड़वाया ना तो इस HCl के अंदर ना बेटा आयंस होते हैं। वो आयंस क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, बहुत पागलों की तरह ना इधर से उधर भागने लगते हैं। जब वो इधर से उधर रन करने लगते हैं लाइक मैडली, तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वजह से करंट आता है और वो करंट क्या करवाता है, आपका ये बल्ब को ग्लो करवाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो एक चीज क्या है, आपका आयंस। आयंस की मूवमेंट के आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने ये याद रखना है। तो इसका मतलब एक और चीज यहाँ पे क्या लिखी है कि H+ आयंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एसिड के अंदर, ये भी सही बात है। एसिड क्या करवाता है, हाइड्रोजन के आयंस को रिलीज करवाता है। रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीजें आती है, बीच में जिंक वगैरह होते हैं, कॉपर होता है एंड में कहीं जाके, टिन, कॉपर वगैरह। तो ये आपको क्या होती है ना, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। अब हुआ क्या, वो ये कह रहे हैं कि जिंक जो होता है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अब इसको भी एक बार जान लेते हैं क्या लिख रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ देखना एक बार, आपके पास ना ये जिंक है, आपके पास ये जिंक है, ये जिंक क्या करता है, डिस्प्लेस कराता है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिंक क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को अकेला छुड़वा देगा और ये सल्फेट को ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। और बेचारा रह कौन गया, आपका कॉपर रह गया। कॉपर है यार, ये तो हमारे साथ होता ही है। एक बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जैसे कि जिंक यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव था, वो अट्रैक्टिव बंदा ले जाता है, बच जाते हैं हम, और वही बेचारे इस कॉपर के साथ हुआ और वो यहाँ बैठ के अब रो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि इसका रीजन ये है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हाँ, जिंक मिडल रिएक्टिव में आता है, ठीक है।
कॉपर लीस्ट रिएक्टिव में आता है, याद रखना इस बात को। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस देता है। इथेनॉल क्या होता है? C2OH। इसके साथ इन्होंने क्या करवाया? सोडियम मेटल को रिएक्ट करवाया, ठीक है। अब क्या होता है, ये सोडियम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ से ना हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसके अंदर से कंसंट्रेटेड H2SO4 सब भी डालते हैं, तो यहाँ पे COONA निकलता है, ठीक है। ये CONA बन जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस साथ में बाहर निकलती है, ठीक है। इस तरीके से COONA बनता है और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। वो ये कह रहे हैं कि इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस वजह से क्योंकि इथेनॉल के पास OH का ग्रुप होता है। ऐसा नहीं होता है, इट इज नॉट ट्रू। ये बस इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे वीक एसिडिक नेचर होता है, इस वजह से हाइड्रोजन गैस निकाली जाती है। वीक एसिडिक नेचर की वजह से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। उसके आगे आते हैं। अब आंसर क्या हमें मिला कि असर्शन और रीजन है तो दोनों ट्रू, क्योंकि इथेनॉल के अंदर OH ग्रुप तो होता है, लेकिन OH ग्रुप से हमारा क्या लेना देना? हमारे को तो क्या चाहिए? आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से हमारा कोई काम नहीं हो रहा। तो आंसर तो दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, याद रखना। तो करेक्ट रीजन क्या है? एसिडिक नेचर होता है ऑफ इथेनॉल का, वो वीक होता है। मतलब इथेनॉल का जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ा सा वीक है, इस वजह से वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवाता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट इस तरीके से कुछ होता है सोप, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से प्यार करने वाला, ये पानी से डरता है, ठीक है। अब क्या हुआ? वो कह रहे हैं सोप डज नॉट वर्क वेल विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? एक ऐसा पानी जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं तो जो सोप होता है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो ग्रीस गंदगी को हटाने से पहले वो क्या कर जाता है? मैग्नीशियम और कॉपर कैल्शियम के साथ ना रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है? स्कम नाम का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और गंदगी वहां पे बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? स्कम कहा जाता है। तो असर्शन तो आपको समझ आ गया, एकदम सही है कि सोप काम नहीं करता हार्ड वाटर के साथ। रीजन क्या है? सोप एक इनसॉल्युबल स्कम को फॉर्म करता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के लिए। तो मैं आपको बता ही दिया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस यहाँ पे मिलते हैं और एक इनसॉल्युबल चीज फॉर्म होती है जिसका नाम है स्कम। दोनों के दोनों एकदम सही है। बायोलॉजी पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। चलो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ही बना लेते हैं। आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या बना देते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही बनता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो हाँ जी, रिलीज तो हो रहा है, एकदम सही बात है, रिलीज तो हो रहा है। ये रहा ना, ये रिलीज नहीं हो रहा। अब आते हैं वापस। रीजन क्या है? ऑक्सीजन रिलीज तब होता है जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करते हैं, तो यहीं से ही, अब और कोई से तो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, ऑक्सीजन आयंस आएंगे नहीं, तो यही जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं तब जाके ये आता है। क्लियर है? ये भी सही है। रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होता है? आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज करवाता है मोर एनर्जी को। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? देखो, रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है आपका? जिसके अंदर O2 का यूज होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन होता है? जिसके अंदर O2 का एब्सेंस होता है, मतलब O2 का काम नहीं है। अब देखो ये कब होता है? जब हमारी नॉर्मल बॉडी वर्क कर रही है, जब हमारी नॉर्मल बॉडी काम करती है, उस टाइम पे क्या होता है ना, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन रहता है। लेकिन जब आपकी नॉर्मल बॉडी बहुत हसल कर रही होती है, वर्कआउट, ऑक्सीजन का कमी हो रही होती है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है ना, इनसफिशिएंट अमाउंट पूरी बॉडी में ना अच्छे से सामान नहीं जा पाता। तो हुआ क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम हो रहा है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में। होता कैसे है ये? जैसे C6H12O6 आपने ये लिया, C6H12O6 के साथ में आपने क्या करना है? और O2 लेना है। वो क्या करवाएगा? 6CO2 के मॉलिक्यूल, ठीक है, 6CO2 के मॉलिक्यूल प्लस साथ में ATP और वाटर वगैरह रिलीज होता है। अब यहाँ पे ना जो एनारोबिक है
उसके अंदर तो बात अलग रहती है, लेकिन एरोबिक के अंदर बहुत अच्छी खासी अमाउंट की एटीपी प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज बहुत अच्छे से इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, और बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होने की वजह से बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इसका एटीपी फॉर्म होता है। लेकिन एनारोबिक के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे ये सब बनने से पहले यहाँ पे ना लैक्टिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? एटीपी तो बनता है, लेकिन यहाँ पे ना एक लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर क्या करवा देता है? क्रैम्प। आपने सुना होगा क्रैम्प आ जाना। वो क्रैम्प भी इसी वजह से आता है क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है। ये तो बात की बात हो गई। इसके अलावा अब आप क्या कर रहे हो? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो, तो इसका मतलब अब ग्लूकोज जो है ना, वो फुली आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाता। फुली सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है कि उसको अच्छे से पूरा ग्लूकोज को ना ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से वो अच्छे खासे अमाउंट में एटीपी को भी रिलीज नहीं करा पाता। तो यहाँ पे ये एटीपी को रिलीज करा, अच्छे से एनर्जी बनवाता है, एटीपी बनवाता है, लेकिन वो नहीं बनवा पाता। तो असर्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज करता है मोर एनर्जी को देन एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यही सेम बात मैंने आपको बोली, दोनों सच है। ह्यूमन हार्ट पे आते हैं। ये एक ह्यूमन हार्ट है। एक ह्यूमन हार्ट एक घर होता है जिसके अंदर 4 कमरे होते हैं। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये ऐसे याद रखना है आपने। अब होता क्या है ना, ये समझो, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑट्रियम पे पहले आते हैं। यहाँ पे मान लो लंग है, ये लंग ऑक्सीडाइज ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम में भेजता है, लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि भैया ये पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचवाए। तो ये इस तरीके से अप वाली डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पे आयोटा होता है। आयोटा एक ट्यूब होती है जो आर्टरीज कनेक्ट कर जाती है, आर्टरीज से कनेक्टेड होती है, एंड आर्टरीज क्या करती है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती है। यही होता है। अब कैसे हुआ ये काम, यहाँ देखो, ये तो हो गया, इसने दे दिया। अब नेक्स्ट आते हैं राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे। हमारे यहाँ पे ना वेना कावा होती है। वो वेना कावा ना हमारी वेन्स से कनेक्टेड होती है। वो किससे कनेक्टेड होती है? वेन्स से। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके वो यहाँ लाती है, ये यहाँ पे देते हैं, फिर ये ऐसे अपवर्ड जाता है लंग के पास। ये कैसे जाता है यहाँ देखना, अब एक सेकेंड, यहाँ जाता है, यहाँ से ही ऊपर इस डायरेक्शन में जाता है लंग के पास, क्योंकि लंग क्या करते हैं? प्योरीफाई करवाता है ब्लड को, इस डायरेक्शन में ऊपर जाता है। समझ आ गया? अब क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा थिक वॉल्स होती है राइट वेंट्रिकल से। 16 ने सच बात कही, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक वॉल्स की जरूरत इसी वजह से है क्योंकि उसका अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है, और वो हाई प्रेशर किस काम के लिए होता है? सो दैट वो बहुत इजीली आपके पूरे बॉडी में क्या करवा सके? ब्लड को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट करवा सके। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है पूरी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हेरेडिटी, ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ट्रेट्स क्या होते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे नाक, मेरा कान, मेरा आँख, ये सारी चीजें कैसी हैं, उन चीज को ट्रेट्स ही कहते हैं। तो वो मेरे जो ट्रेट्स हैं वो मेरे से मेरे बच्चों में जाएंगे। तो ये बात तो एकदम सच बात हो गई। फिर उन्होंने रीजन बोला, जीन्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ये कोई रियल रीजन नहीं है। देखो, ये बात गलत नहीं है, बात तो ये सही है, लेकिन ये जेन्युइन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई ना, क्योंकि क्रोमोसोम जीन पे प्रेजेंट होता है, उससे इसको क्या लेना देना। ठीक है, होता क्या है पहले समझो। यहाँ पे एक सेल होता है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ना कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। इस क्रोमोसोम पे छोटे छोटे क्या होते हैं? आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन जीन्स के अंदर क्या होती है? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ये भी बात हमारे को समझ आ गई। अब हुआ क्या ना, ये इंफॉर्मेशन ये 1 से 2 में डिवाइड करते हैं, 2 से 4 में डिवाइड करते हैं, तो हमें समझ आ गया। अब हुआ क्या ना, ये रीजन हमारा एक्सप्लेनेशन गलत हो गई। क्यों? क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दैट इज नॉट द ट्रू रीजन। ठीक है, ये तो बस इसलिए है क्योंकि हमारे जब ओवम और स्पर्म मिलता है, हमारे सारे के सारे ट्रेट्स हमारे क्या बोलते हैं, सेल्स के अंदर भर के आते हैं, जीन्स मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि वो जीन आपका कॉपी बनाता है दूसरे उसकी। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा एनवायरनमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरनमेंट में क्या है? एनर्जी फ्लो एक
वो सिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है। चलो इसको समझते हैं पहले। हमारे पास क्या होता है ना, आपने सुना होगा ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। प्रोड्यूसर होता है, ये होता है हर्बीवोर, ये होता है फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे मान लो सन है, प्लांट क्या करता है, ये सनलाइट लेके अपना खाना खुद बनाता है, फिर इसको ये खा जाता है, इसको ये खा जाता है, इसको ये खा जाता है। इस तरीके से ये पूरी सिस्टम चलता जाता है। ये हर एक क्या है, एक एक ट्रॉफिक लेवल इन्हें कहा जाता है, ठीक है। वो इस तरीके से क्या होती है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस तरीके से हमारी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब एक सिंगल फ्लो में हमारी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी लॉस्ट होती है एक हीट की तरह। अब ये क्या बात हो गई, जैसे मान लो 10,000 किलो जूल की एनर्जी इसने बनाई, 10,000 किलो जूल की एनर्जी इसने बनाई, वो 1000 किलो जूल में कन्वर्ट हुई, ये 100 किलो जूल में और ये 10 किलो जूल में, ठीक है। तो ये क्या होती जा रही है, आपकी जो एनर्जी होती जा रही है ना, वो हीट होती जा रही है, वो हीट बोल रही है, वो लॉस्ट होती जाती है एक हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों ही बात सच है। 10% लॉ यहाँ पे चलता है। वो 10% लॉ में क्या होता है, जितनी भी एनर्जी पहले वाले के पास थी वो एनर्जी दूसरे वाले के पास जाके खत्म हो जाती है, उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि वो एनर्जी लॉस्ट होती जाती है सेवरल अदर कामों में, ठीक है। एंड यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका वो फ्लो करते जाता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।